गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आज मैं क्लास 9 मोमेंट्स इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ और जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, खोया हुआ है ना। चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी कि इस स्टोरी का टाइटल हो गया एक खोया हुआ बच्चा या बालक, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड को देख के समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें स्टोरी के बारे में कुछ पहले से ही कुछ जानकारी मिल सके, है ना। अ चाइल्ड गोज़ टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स, कह रहा है कि एक बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है, मेले में जाता है। और जाहिर सी बात है, जब मेले की बात हो और वो भी किनके बीच, बच्चों के बीच, तो आप उनकी मनोदशा को बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक बच्चे मेले के नाम से ही कितना खुश हो जाता है, कितना एक्साइटेड हो जाता है। तो स्टोरी में भी जो बच्चा है वो इस मेले में जाने को लेके काफ़ी हैप्पी और एक्साइटेड है। देखिए लिख रहा है ना, ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, कि वह काफ़ी हैप्पी है और काफ़ी एक्साइटेड है ना। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स, और मेले में वो क्या क्या चाहता है, स्वीट्स चाहता है, टॉय चाहता है, डिस्प्लेड देयर, मतलब कि मेले में वहाँ जो उसे मिठाइयाँ दिखती है, जो टॉयज़ दिखते हैं, यानी उन सभी चीज़ों को वो लेना चाहता है। ये एकदम 100% कहे तो बिल्कुल सत्य है ना। चाहे वो फैमिली किसी का भी हो, चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे हम खुद ही क्यों ना अपनी बचपन के बात करें, या आप भी अपने बचपन की बातों को याद करोगे तो आज से बेशक आप मुस्कुरा दोगे, है ना। क्योंकि बचपन में ऐसा बिल्कुल होता है कि बच्चे मेले में जिन चीज़ों को देखेंगे ऑब्वियसली वे उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए जिद पकड़ लेंगे कि नहीं हमको ये चाहिए, चाहे वो चीज़ें अच्छी हो चाहे वो चीज़ें खराब हो, लेकिन उसको बस चाहिए तो चाहिए, है ना। जैसा कि अनमोल है उसको भी हर चीज़ चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए चीज़ों को खरीद कर नहीं देते हैं, है ना। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस आ गया कि आखिर जब उनके माता पिता उन चीज़ों को नहीं ले देता है, पहला कंडीशन तो ये है, और दूसरे कंडीशन में यहाँ बात कह रहा है कि वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, लेकिन जब उन्हीं चीज़ों को कोई अन्य आदमी, कोई थर्ड पर्सन मेले में उसे खरीद कर देना चाहता है तो वह उसे लेने से इनकार कर देता है। आखिर क्यों? बच्चा तो वही है, चीज़ें भी वही है। कुछ पल तक वह जिन चीज़ों को खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने हट कर रहा था, रिजिड हो रहा था, जिद कर रहा था, अब वही चीज़ उसको किसी अन्य के द्वारा दिया जा रहा है तो वो बच्चा अब लेने से इनकार कर रहा है। आखिर क्यों, है ना। तो इस सवाल का यदि आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप बेशक वीडियो को देखते रहिए अंत तक, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते आप डेफिनेटली अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे, है ना। चलिए स्टोरी को बिगिन करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी ये जो फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल की बात की जा रही है वो फेस्टिवल किस चीज़ का था, तो लिख रहा है ना, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में मनाने वाला ये फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री सीट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग बेहतर तरीके से समझिएगा। क्या कह रहा है कि ये फेस्टिवल जो था वो किस सीजन का था भाई, स्प्रिंग सीजन का। फ्रॉम द विंट्री सीट्स ऑफ नैरो लेन्स, यानी कि अब विंटर का महीने जो थे वो अंत हो गए, विंटर का सीजन अंत हो गया था और स्प्रिंग का सीजन प्रारंभ हो रहा था। तो इसीलिए लिख रहा है कि फ्रॉम द विंट्री सेट्स, मतलब उस विंटर के महीने की जो छाया थी, जो वक्त था, उससे लोग निकल कर, और कहाँ से निकल रहे थे भाई, ऑफ नैरो लेन्स, अपने गांव की,
अपनी संकीर्ण गलियों से निकलकर, कैसे, एंड एली इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, कि लोग जो थे बड़ा ही हैप्पी है ना, और बड़े ही खुशीपूर्वक एक नए, जब हम सामान्यतः मेले वगैरह जाते हैं तो नए नए परिधान, पोशाक, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, तो लोग जो है वो अपनी तंग गलियों से नए नए पोशाकों में बिल्कुल हैप्पीली निकल रहे हैं, ठीक है। सम वॉक्ड, कुछ लोग जो हैं उस मेले में पैदल जा रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे हैं, है ना। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू, कुछ लोग जो है वो बांस की बने हुए किसी लाइक पालकी वगैरह के जैसे, है ना, तो बांस के बने हुए पालकी जैसे चीज़ों में बैठ के वे लोग जा रहे हैं। एंड बिल्क कार्ट्स, और कुछ लोग जो है वो बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच में एक परिवार है। किसका परिवार है? तो इस छोटे से बच्चे का परिवार है। देखिए वे कैसे जा रहे हैं, है ना। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा जो है, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वो जो है वो कैसे जा रहा है? तो अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच में, कहने का मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ लिख रहा है ना, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। क्या लिख रहा है भाई? कि इन्हीं लोगों के बीच में एक छोटा बच्चा है और वो अपने पापा के साथ कैसे जा रहा है? ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग ओवर मतलब लबालब होना, मतलब पूरी तरह से लाइफ एंड लाफ्टर से वो इतना ओवरजॉयड है, मतलब वो अपने जीवन से, मतलब आप समझ सकते हो कि एक बंदा, एक छोटा बच्चा जब मेला जा रहा हो तो उस समय उसका अंदर क्या मतलब एक्साइटमेंट हो सकती है, वही उसी एक्साइटमेंट की बात की जा रही है ना। वो उसको और देश दुनिया से कुछ भी मतलब नहीं है, बस वो अपने ख्वाबों की दुनिया में डूबा हुआ है, कि डूबा रहता है कि हम मेले जा रहे हैं, मेले में ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। बाकी किसी भी प्रकार का उसके मन में कोई टेंशन नहीं रहता है उस वक्त। तो उसी तरह से एक छोटा बच्चा जो है वो अपने फादर्स के साथ जा रहा है, कैसे? ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में आएंगे। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो है उसे आवाज़ लगा रहे, आओ बच्चे आओ, है ना। क्यों आवाज़ लगा रहे हैं? एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो बच्चा, छोटा बच्चा पीछे छूट गया है ना। क्यों? फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, क्योंकि रास्ते में जो रोड, सड़क के किनारे या रास्ते के किनारे पे जो मतलब टॉयज़ की दुकानें लगी हुई थी, और वहाँ पे रंग बिरंगे खिलौने, जो तरह तरह के खिलौने लगे थे, उन खिलौनों से वो क्या हो जाता है? फैसिनेट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से पीछे छूट जाता है, लैग बिहाइंड हो जाता है, और उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगा के पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम, है ना। वही लिख रहा है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, as means Shuki. He lagged behind, fascinated by the toys in the shops that line the way. Okay? अब जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, वो बच्चा क्या करेगा भाई? दौड़ के फिर भाग के जाएगा ना अपने मम्मी पापा के पास। वही चीज़ लिख रहा है, he hurried towards his parents. वो तेज़ी से भागता है किधर? अपने पेरेंट्स की ओर। His feet obedient to their call, मानो कि उसके पाँव जो है वो बिल्कुल obedient है, किसके प्रति? अपने पेरेंट्स के कॉल के प्रति। मतलब जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको कॉल करते हैं, वह भागा भागा जाता है अपने मम्मी पापा की ओर, है ना। लेकिन his eyes are still lingering on the receding toys. receding मतलब होता है पीछे छूटना, और लिंगरिंग का मतलब होता है अटका होना। लेकिन उसकी आंखें जो है अभी भी किसके ऊपर अटकी हुई है?
ऑन द रिसाइडिंग टॉयज, मतलब जो खिलौने वो अभी जो रास्ते में उसने देखा रोड के किनारे, है ना, लेकिन वो उसके पैर तो उसके मम्मी पापा की ओर भागता हुआ जा रहा है, लेकिन उसकी निगाहें जो है अभी भी कहाँ पे अटकी हुई है, तो उस पीछे छूट रहे खिलौने के ऊपर, है ना। As he came to where they had stopped to wait for him, और जब वो उस प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे, स्टॉप करके लिख रहा ना कि as he came to where, जब वो जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे दे हैड स्टॉप्ड, वे लोग रुके थे, किस लिए, टू वेट फॉर हिम, उसका इंतज़ार करने के लिए, he could not suppress the desire of his heart, तो वो अपने दिल के अरमा को रोक नहीं पाता है, बच्चा है ना, वो क्या लिख रहा है ना, देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझिए। He could not suppress, वह रोक नहीं पाता है, suppress मतलब रोक पाना, दबाना, है ना, क्या नहीं रोक पाता है, suppress the desire, desire मतलब इच्छा, है ना, अपनी इच्छा को, of his heart मतलब जो उसके दिल में अरमान रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं उसके दिल का अरमान क्या रहता है, बस वही चीज़ जो रास्ते में अभी वो देखा था, क्या देखा था बच्चे, तो खिलौने देखा था, है ना, तो वो अपने अरमानों को रोक नहीं पाता है और अपने पेरेंट्स को जाहिर कर देता है पेरेंट्स के बीच में, है ना। इवन दो, यद्यपि वो जानता है, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, वो जानता है कि नहीं ले देगा, इसके बावजूद भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है, लिख रहा ना, इवन दो, यद्यपि, ही वेल न्यू, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था, दी ओल्ड मतलब काफ़ी पुराना, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब इनकार, है ना, इन देयर आइज, कि वो जानता है कि जब हम बोलेंगे तो बस मम्मी या पापा क्या करेंगे, बस अपनी आँखों से मुझे टकटका कर घूरेंगे, आँखों को बड़ा बड़ा करके मुझे देखेंगे और इनकार कर देंगे कि नहीं चलो, है ना, लेकिन फिर भी वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मतलब विनती करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौने चाहिए, है ना, लेकिन वही होता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके फादर जो है उसे देखते हैं कैसे, रेड आइट, है ना, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे मतलब डरावने अंदाज में, है ना, और जैसे ही वो अपने पिता से वो कहता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए, है ना, उसके पिताजी अपनी आंखों को लाल करके डरावने अंदाज में उसको देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि उसके फादर का रिप्लाई क्या होगा, है ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, कमेंट करके बताएंगे। हिज मदर मेल्टेड, लेकिन माँ तो माँ होती है ना भाई, है ना, हिज मदर मेल्टेड, उसकी माँ जो है वो पिघल जाती है, मतलब दया आ जाती है, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, है ना, देखो माँ थी, माँ तो माँ होती है, उसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, और वो चाहती है कि वो उसका दिन जो है वो आज खराब ना हो, डांट फटकार उसको ज़्यादा नहीं मिले, इसलिए वो अपनी उंगलियों को उसे दे देती है और कहती है लो पकड़ लो, और उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है, देखो कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे आगे क्या है, देखो देखो आगे क्या है, तो ऐसा वाला चीज़ तुम लोगों के भी जीवन में बहुत टाइम आया होगा, है ना, कि जब आप कभी कुछ लेना चाह रहे होंगे, पापा नहीं ले दे रहे होंगे, तो मम्मी आपका ध्यान भटकाने के लिए देखो ये है वो है, ये वो लनपन, बहुत तरह की चीज़ें ऐसे आपको भी सुनने को मिला होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि उसकी मम्मी आखिर क्या दिखा रही है, आपकी मम्मी भी तो बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाई होगी, आइए देखते हैं कि उसकी मम्मी क्या दिखा रही है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था भाई, तो एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, उसके आगे सामने जो था वो मस्टर्ड फील्ड था, मतलब सरसों के खेत थे, और उसमें पीले पीले, आप समझ रहे होंगे, पीले पीले फूल खिले हुए थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, है ना, और इस तरह से वो पीला रहता है मानो कि वो पूरे खेतों में पिघला हुआ सोना जो है वो बिखरा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, जैसा कि आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि गाने में भी देखे होंगे कैसा सीन रहता है, तो बिल्कुल वैसा ही सीन है बच्चों, है ना।
एज इट स्वीप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, है ना। और वो जो सीन था वो कैसा था, मानो कि वो सरसों का खेत कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मीलों मीलों दूर तक वो सिर्फ और सिर्फ सरसों के खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। और उसका व्यू जो था वो बिल्कुल कैसा था, सुनहरी था, गोल्ड के कलर के जैसा था। ओके, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। लिख रहा है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। देखिए एक प्रकार का ये इंसेक्ट है। ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार का कीट पतंगा होता है ना, कि ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है वो क्या कर रहे थे, बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने पर्पल विंग्स को वो क्या कर रहे थे, फड़फड़ाते हुए, गॉडी मतलब फड़फड़ाना, और वो उन फूलों के ऊपर, सरसों के फूलों के ऊपर क्या कर रहे थे, मंडरा रहे थे, बस्टलिंग कर रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, और लिख रहा है कि इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, और उसी ड्रैगन फ्लाइज के बीच में एक अकेला ब्लैक बी है। ब्लैक बी मतलब आप कह सकते हो कि एक मधुमक्खी कह सकते हो, है ना। ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक मधुमक्खी है या फिर बटरफ्लाई जो है वो उन्हीं ड्रैगन फ्लाइज के झुंड में क्या कर रही है, उड़ रही है। और वो ड्रैगन फ्लाइज जो है उनके रास्ते को, उसके फ्लाइट को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, उसके रास्ते को रोक रहा है। लेकिन वो जो ब्लैक बी या बटरफ्लाई है वो किस लिए उड़ रही है, तो लिख रहा है ना, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, मतलब कि वो जो ब्लैक बी यानी कि जो मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाई है वो उन फूलों के ऊपर उड़ रही है, मंडरा रही है वो, तो किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, शहद की तलाश में, मीठे रस की तलाश में, है ना, जो उसे किससे मिलने वाली है, फ्लावर्स से। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, बच्चा जो है वो उन चीज़ों को क्या करता है, फॉलो करता है ना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और बच्चा जो है वो उस, हम लोग भी बचपन में क्या करते थे, तितली वगैरह को पकड़ते थे ना, तो वह भी उसको पकड़ने के लिए भागता है ना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही ट्राई टू कैच इट, मतलब उन तितलियों का जो झुंड है उनमें से वो कोई एक बैठ रहा है, अपने विंग्स को रेस्ट दे रहा है, और जैसे ये पकड़ने की कोशिश करता है, देखिए वो क्या करता है, लिख रहा है ना, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसे कैच करने की कोशिश करती है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही वो उससे पकड़ने की कोशिश करता है वो अपने पंखों को फ्लटरिंग करते हुए, फ्लैपिंग करते हुए फिर क्या हो जाती है, उड़ जाती है, कहाँ पे, अप इनटू द एयर। मतलब कि वो बच्चा का ध्यान जो है वो खिलौने के ऊपर से बिल्कुल हट गया है, जैसा कि उसकी माँ चाहती थी, और वह अब इन सरसों के खेतों और इन बटरफ्लाइज में बिजी हो गया है। वेन ही हैड ऑलमोस्ट काउट, वह लगभग जब वो पकड़ने ही वाला था, इन हीज हैंड्स, है ना, लगभग वो एक तितली को पकड़ने ही वाला था, देन हीज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, है ना, तभी उसकी माँ जो है वो सावधान करने के लिए उसे फिर से कॉल कर देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, मतलब कि वो मेन रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ट होके वो तितलियों को पकड़ने के लिए भाग जाता है, और अभी वो लगभग एक तितली को पकड़ने ही वाला रहता है कि फिर उसी तरह समय उसकी मम्मी जो है वो कॉल कर देती है उसे सतर्क करने के लिए, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कहाँ पे, फुटपाथ पे, मतलब कि उस पगडंडी पे आ जाओ, ठीक है। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, और वो फिर से, गेली मतलब हैप्पीली, हैप्पीली, है ना, वो फिर से वो अपने पेरेंट्स की ओर हैप्पीली हैप्पीली दौड़ पड़ता है। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और वह उनसे कुछ पल तक, कुछ समय तक आगे आगे चलता है, लिख रहा ना, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम, है ना, कि अपने माता पिता से भी वो 2 कदम आगे आगे कुछ पल के लिए चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर वह क्या होता है, पीछे छूट जाता है। अबर कैसे, क्यों भाई,
अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट। अबर वो किससे अट्रैक्ट हो गया? छोटे छोटे कीटों से। एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ। कहाँ से? मतलब इस बार वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट जो थे, लिटिल इंसेक्ट और वॉर्म्स मतलब या कीड़े जो थे वो निकल रहे थे। कहाँ पे? दैट वे टीमिंग आउट। टीम आउट मतलब बाहर निकलना। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इंजॉय द सनशाइन, है ना। मतलब कि इस बार फिर वो पीछे छूट जाता है। किस वजह से? तो जो छोटे छोटे कीट पतंगों को वो देखता है जो अपने बिल से यानी कि हाइडिंग प्लेस से क्या हो रहे थे? टीमिंग आउट हो रहे थे। किस लिए? टू इंजॉय द सनशाइन। मतलब मानो कि वो जो छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं, लिटिल इंसेक्ट रहते हैं या वॉर्म्स जो रहते हैं, जो अपने बिल से हाइडिंग प्लेस से टीम आउट करते रहते हैं, उन चीज़ों को देख के वो एक बार फिर पीछे छूट गया। तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर मम्मी पापा उसको आवाज़ लगाएंगे, कम चाइल्ड कम, आ जाओ आ जाओ, है ना। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, है ना। एक पेड़ की छाया से के पास उनके पेरेंट्स रुके हुए हैं और उसको आवाज़ देते हैं। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे वे लोग बैठे हैं। देम सॉल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल, मतलब एक पेड़ की छाया है और साथ ही साथ वहाँ पे क्या है? एक कुआं भी है और उसी कुएं के किनारे पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। और ये बंदा जो रहता है उन छोटे छोटे कीड़ों को जो अपने बिल से सनशाइन लेने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, धूप लेने के लिए बाहर निकलते रहते हैं, उनको देखने में वो बिजी हो जाता है। इसी वजह से वो पीछे रह जाता है। इसीलिए उसके माता पिता एक पेड़ की छाया में एक कुएं के किनारे पे बैठ जाते हैं और उसे फिर से आवाज़ देते हैं कि आ जाओ बच्चे आ जाओ, है ना। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो एक बार फिर से अपने माता पिता की बातों को सुन के वो दौड़ लगा देता है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। और जैसे वो उस पेड़ की छाया में आता है ना, पेड़ के नीचे वो आता है, क्या होता है भाई? अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। तो उस पेड़ के ऊपर से क्या होता है कि मानो कि फूलों के नए नए फूल जो थे वो झड़कर ऊपर से नीचे इसके ऊपर गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और सोचो कितना मतलब खूबसूरत सीन होगा कि आप पेड़ की छाया, पेड़ के नीचे जाओ और आपके नीचे क्या आपके ऊपर क्या होने लगे? फूलों की बरसात होने लगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी वजह से फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और वो क्या करने लगता है? ही बिगेन टू गेदर मतलब इकट्ठा करना, है ना। और वो इकट्ठा करने लगता है किस चीज़ को? दी रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, मतलब जो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिर रहे थे, वर्षा हो रही थी, उनको वह भाग भाग कर वो उसे पकड़ने में बिजी हो जाता है और अपने माता पिता को फिर भूल गया। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉब्स। इसी दौरान क्या होता है कि वो किसकी आवाज़ सुनता है? किसकी गुटरू गूँ आवाज़ सुनता है भाई? तो देखो लिख रहा है ना, बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉब्स। डॉब्स मतलब वाइट पिजन, है ना। एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, और वो जैसे ही उस डॉब्स की आवाज़ को सुनता है वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाता है। कैसे? साउटिंग करते हुए, क्या खुशी से, द डॉब, मतलब वो बतलाना चाह रहा है कि देखिए वो क्या है? डॉब है ना। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और वो उस डॉब को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि जो कुछ पल पहले, कुछ सेकंड पहले जिन फूलों को इकट्ठा कर रहा था वो उन फूलों को भी वो भूल जाता है, और वो फूल जो है उसके हाथों से क्या हो जाता है? गिर गया, है ना, गिर जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे? कम चाइल्ड कम, है ना। फिर से उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड, और वे बच्चों को दे कॉल टू द चाइल्ड, अपने बच्चे को वे लोग बुलाते हैं, उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कीपर्स, जो कहाँ भाग गया था? जंगली लताओं के बीच में। राउंड द बैनियन ट्री, मतलब कि वो उस डॉब्स को देखने के लिए
वो किधर घुस गया था, तो जंगली लताओं के बीच में, जो कहाँ पे था, बैनियन ट्री के चारों ओर, है ना। एंड गैदरिंग हिम up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। देखो लिख रहा है, ध्यान से थोड़ा सा आप समझते हैं ना, कि वो अपने बच्चे को बुला रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो जंगली लताओं के बीच में जो बरगद के पेड़ों से के आसपास था, वो उधर भाग गया था, है ना। तो वो उसे बुला रहे हैं ताकि क्या करने भाई, किस लिए, दे टूक दी नैरो, क्योंकि अब वे लोग एक संकीर्ण रास्ते से, नैरो मतलब जो कम वाइड हो, है ना, तो एक संकीर्ण रास्ते में इंटर कर रहे थे। वाइंडिंग फुटपाथ मतलब जो टेढ़ा मेढ़े रास्ते में अब वे प्रवेश कर रहे थे, एंट्री करने जा रहे थे। विच ले टू द फेयर थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स, जो उसे उस सरसों को खेतों से होते हुए कहाँ लेके जाता, मेले में। यानी कि वो अपने बच्चे को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अब वहाँ से उनका रास्ता जो था वो बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि कैसा था, नैरो था, है ना। अच्छे से समझने की आप लोग कोशिश करोगे, फास्ट में नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, है ना। दे टूक दी नैरो, क्योंकि वे लोग अब कौन से रास्ते को चूज कर रहे थे, नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वाइंडिंग मतलब जो टेढ़े मेढ़े फुट पगडंडियों से होते हुए, विच लेड टू दी फेयर, जो उसे लेके जाता थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स, कहाँ, मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वो टेढ़े मेढ़े पगडंडियों और जो काफ़ी संकीर्ण था, उसी रास्ते से वे कहाँ जाने वाले थे, कहाँ पहुँचने वाले थे, मेले में। इसीलिए सतर्क होने के लिए अपने बच्चे को वो क्या कहते हैं, कॉल करते हैं कि आ जाओ बच्चे, हो गया मस्ती, है ना। आइए थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग। एज दे नियर द विलेज, और जैसे वे लोग अब कहाँ पहुँचने वाले हैं, उन रास्तों से होते हुए गांव के करीब, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, और जैसे वे लोग अब गांव के करीब पहुँचने वाले हैं तो वो बच्चा देखता है कि और भी बहुत सारे फुटपाथ्स है, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब यहाँ पे क्राउड आप कह सकते हो, पीपल कह सकते हो, कि जब वो गांव के पास पहुँचने वाला है तो वो देख रहा है कि और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और भी बहुत सारे फुटपाथ्स हैं, और वो सारे के सारे रास्ते जो है ना वो लोगों से भरा हुआ है, क्राउड से भरा हुआ है, कन्वर्जिंग टू दी वर्लपूल ऑफ द फेयर, और वे सब जाके कहाँ पर मिल रहे हैं, मेले में मिल रहे हैं। यानी कि वे लोग अब कहाँ पहुँच गए, एकदम ठीक मेले के मुहाने पर पहुँच गए हैं। एंड फेल्ड इट वंस रिपेल्ड, एक पल के लिए तो वो घबरा भी जाता उतना क्राउड को देखकर, लेकिन एंड फैसिनेटेड, और दूसरे ही पल वो बड़ा फैसिनेट भी हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आखिर जिस चीज़ की तमन्ना थी वो चीज़ अब वो उसे देखने को मिलने वाला है, जिस चीज़ के लिए वो इतना पैदल चल कर आया है वो चीज़ के लिए वो अब पहुंच रहा है ना। बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, क्योंकि अब वो किसकी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा था, तो मेलों की दुनिया में प्रवेश करना जा रहा था, जो कैसा था, कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, जो बिल्कुल कन्फ्यूज़न से भरी हुई थी। चलिए हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि वो मेले के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर अब जब वो मेले में एंट्री करता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और पूरे एक्साइटमेंट से जुड़े रहिए, क्योंकि जल्द आ रहा है इसका आपका पार्ट 2, है ना। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।